हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी में जो है आधुनिक भारत आपका 40% जो है क्वेश्चन आपका रोल अदा करता है, आपका आधुनिक भारत। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो आपको जल्द मिल सके। हमारे चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो अपलोड होते रहते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो है डिस्क्रिप्शन को भी हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, ताकि आपको इस प्रकार के कंटेंट से आप एक क्वेश्चन से कम 5-6 क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम या ऑप्शन डी फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका जो सही आंसर है आपका अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता में जो दुर्ग निर्मित किया गया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम जो है उस दुर्ग का नाम था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि वर्धमान के एक जो जमींदार थे जिसका नाम था सुभा सिंह, इसके विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों ने कब तो 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। और उसमें बंगाल के जो सूबेदार कौन था, उसमें बंगाल का सूबेदार आपका अजीम उस शान था। उसने जो है 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 जो गांव था उसको जमींदारी प्रदान कर दिया था, जिसके बदले में इन गांवों को मालिक को जो है 1200 रुपये जो है देने पड़ते थे। कितना, तो 1200 रुपया 3 गांव का, जो कि था सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुर। ये तीनों गांव के बदले उसको 1200 रुपया देने पड़ते थे। इंग्लैंड के जो सम्राट के सम्मान में उक्त जो किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम जो है फोर्ट विलियम रखा गया। और सर चार्ल्स आयर जो है इसका पहला प्रेसिडेंट था। तो जो प्रथम जो है किलेबंदी था, जो उसका दुर्ग का नाम था आपका फोर्ट विलियम दुर्ग। और इसका जो प्रथम प्रेसिडेंट बनता है, कौन बनता है, तो यह बनता है आपका सर चार्ल्स आयर जो है इसका प्रथम प्रेसिडेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला आपका अंग्रेज जहाज था। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन या ऑप्शन डी मे फ्लावर। तो जो ऑप्शन सी आपका है रेड ड्रैगन, यह आपका प्रथम जो जहाज़ था, अंग्रेज जहाज़ था जो कि भारत आया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जो एक अंग्रेज जहाज़ था वह 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री जहाज से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में से हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में भी शामिल था। तो जो सबसे पहले जो हेक्टर नामक एक अंग्रेज जहाज़ था वह आया था, लेकिन हेक्टर में ही एक छोटा सा जो है जहाज बेड़ा शामिल था, रेड ड्रैगन वह भी शामिल था। तो इसमें जो है हेक्टर जहाज़ था। अतः जो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, रेड ड्रैगन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में डच का जो प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ। तो भारत में जो डच था इसका सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश है वह कहाँ था। ऑप्शन ए समूलीपट्टनम, ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकाट या ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो यह जो ऑप्शन ए है आपका मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में प्रथम जो है उपनिवेश रहा करता था कौन, तो डच का प्रथम उपनिवेश था मसूलीपट्टनम। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो भारत में सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश हुआ डचों का वो आपका हुआ कब, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। वहीं भारत में डच की जो अन्य कोठियाँ थी वह था आपका पुलिकाट 1610 ईस्वी में। सूरत बना आपका 1616 ईस्वी में। विमलीपट्टनम, चिंसूरा, काशी बाजार और पटना और बालासोर, ये सभी जो है डचा के जो है व्यापारिक कोठियाँ थे, जिसमें से आपका सबसे पहला था मसूलीपट्टनम जो कि 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वहीं पुलिकट को 1610 ईस्वी में और 1616 ईस्वी में सूरत को जो है व्यापारिक कोठी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 1651 ईस्वी में बंगाल जो है, बंगाल में किस स्थान पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्रीकरण की अनुमति दी। तो जो 1651 ईस्वी था वो मुगलों द्वारा जो दिया गया था, बंगाल में किस स्थान पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया था, कब तो 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दिया गया था। किस स्थान पर? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कासिम बाजार, ऑप्शन सी सिंगूर या ऑप्शन डी बर्धमान। तो कासिम बाजार नामक स्थान पर जो है 1651 ईस्वी में जो है व्यापारी कोठी लगाने की अनुमति दिया गया था मुगलों के द्वारा। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली, ये दो नामक स्थान थे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो और फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान किया गया था। कब? तो 1651 ईस्वी में। यह डेट आप जरूर याद रखिएगा। और दो स्थान पर कहाँ कहाँ? तो कासिम बाजार और हुगली नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस क्रम में व्यापार केंद्र स्थापित किया। इसको देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम जो व्यापारिक केंद्र का शुरुआत किया गया उसका कालक्रम बताना है। तो ऑप्शन ए में है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और सूरत। ऑप्शन बी में है बम्बई, मद्रास, सूरत और कलकत्ता। या ऑप्शन सी में है सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ऑप्शन डी में है सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो आपका इस ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे पहला जो है सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में और लास्ट में कोलकाता में जो अपना व्यापारिक कोठी जो है अपना स्थापित किया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के रूप में देख लेते हैं कि जो है अंग्रेजों ने अपना जो व्यापारिक केंद्र निम्नलिखित अनुसार से स्थापित किया था। तो सबसे पहला जो है अस्थाई जो बनाया था वह सूरत में बनाया था। कब? तो 1613 ईस्वी में। वहीं मद्रास में कब बनाया? तो 1639 ईस्वी में अपना मद्रास में व्यापारिक कोठी बनाई। बम्बई में कब बनाया? तो बम्बई में अपने व्यापारिक कोठी बनाया 1687 ईस्वी में। और कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 1698 ईस्वी में व्यापारिक कोठी बनाया अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए जो है आपका कोचीन, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कालीकट या ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कन्नौर। तो जो भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय बना वह किस स्थान पर बना? तो वह आपका गोवा नामक स्थान पर बना। तो जब इसका डिस्कशन देखते हैं कि प्रारंभ में अल्फांसो दो अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। किसको? तो कोचीन को मुख्यालय कौन बनाया था? तो अल्फांसो दो अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन 1530 ईस्वी में कुन्हा के द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कब किया गया? तो 1530 ईस्वी में। और इस प्रकार गोवा जो है काफ़ी लंबी अवधि तक तो जो है पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। कहाँ? तो गोवा। लेकिन गोवा से पहले जो है अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था पुर्तगालियों का। लेकिन 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है सरकारी का जो कार्यालय होता है उसको कोचीन से स्थानांतरित कर कहाँ किया गया? तो गोवा किया गया। और इस प्रकार गोवा जो है काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का जो है मुख्यालय बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा जो चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बॉम्बे जो है आपका दहेज में दिया था। तो बॉम्बे आपका दहेज में दिया था। किसको दिया था? तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। किसकी राजकुमारी से विवाह करने के कारण दिया गया था? तो ऑप्शन ए आपका हॉलैंड, ऑप्शन बी आपका डेनमार्क, ऑप्शन सी आपका है फ्रांस या ऑप्शन डी आपका है पुर्तगाल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका विवाह जो है आपका अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और बॉम्बे आपका दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। तो 1661 ईस्वी में कब होता है यह घटना? तो 1661 ईस्वी घटना है जब इंग्लैंड का सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली की एक राजकुमारी थी कैथरीन, इसके साथ होने के कारण अंग्रेजों ने जो है बॉम्बे को दहेज के रूप में उसे दे दिया था। लेकिन बाद में जो है चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? तो बॉम्बे को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे दिया। तो कितना? तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया था। किसने? तो चार्ल्स द्वितीय ने। लेकिन जो है बॉम्बे जो है दहेज के रूप में किसे मिला था? तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को मिला था और वह भी कैथरीन नामक राजकुमारी से शादी करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन बी आ जाएगा डच, ऑप्शन सी आ जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा अंग्रेज। तो जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा पुर्तगाली को जाता है, क्योंकि पुर्तगाली ने ही सर्वप्रथम
समुद्री मार्ग के जरिए भारत का खोज किया था? इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वह वास्को डी गामा ने किया था। और यह एक क्या था? तो यह एक पुर्तगाली था और यह कालीकट के तट पर कब आता है? तो आपका 1498 ईस्वी में यह पहुंचता है कालीकट के स्थान पर। यहाँ का जो स्थानीय शासक कौन था? तो जमोरिन जो है यहाँ का स्थानीय शासक था, उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर जो है स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो आप उत्तर के डिस्क्रिप्शन में देख चुके होंगे कि जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो है कालीकट के बंदरगाह पर आता है, तो उस समय जो है वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? तो वहाँ का स्थानीय शासक था जमोरिन। जो वहाँ का स्थानीय शासक था इसने इसका जो है स्वागत किया, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय व्यापारी था इसने इसका जो है विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की समुद्री रास्ता का खोज किसने किया था? तो जो कैप ऑफ गुड होप है इसी के रास्ते से होकर भारत तक समुद्री रास्ते का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुंदसेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस या ऑप्शन डी जॉन कोबोट। तो जो ऑप्शन ए आपका है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा ने ही कैप ऑफ गुड होप के जरिए आशा अंतरिक्ष के जरिए ही भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था और वह सर्वप्रथम कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहाँ पर जो स्थानीय शासक है जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, जबकि स्थानीय जो व्यापारी था इसने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? तो जो वह कौन था जो कि भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी या ऑप्शन सी अंग्रेज या ऑप्शन डी डच। तो वह था आपका फ्रांसीसी, वो थी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आता है और सबसे अंत में आपका जाता है कौन? तो पुर्तगाली। देखते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ ही भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों में के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारत के क्षेत्रों में से वे सबसे बाद में कि गोवा से जब गए कब? तो 1961 ईस्वी में। तब से जो है पुर्तगालियों के यहाँ से जाने की डेट माना जाता है। तो सबसे पहले आपका कौन आया? तो पुर्तगाली और सबसे बाद में आपका गया पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का जो वास्तविक नींव था वह किसके द्वारा रखा गया था? तो भारत में जो है पुर्तगाली सत्ता का जो वास्तविक नींव था वह किसके द्वारा रखा गया था? वह महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क या ऑप्शन सी फ्रांसीसी ड्रैक या वास्को डी गामा। तो जो अल्बुकर्क होता है इसे ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है कौन? तो अल्बुकर्क। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक होता है वह अल्बुकर्क होता है और यह 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहता है और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य का स्थापना किया। 1510 ईस्वी में गोवा को इसने जीता और 1511 ईस्वी में मलक्का पर भी इसने नियंत्रण किया। वहीं फारस की खाड़ी में भी जो है इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। किसके द्वारा? तो अल्बुकर्क के द्वारा। यह कब आया था? तो 1509 ईस्वी में आया और 1515 ईस्वी तक रहा था। इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती जो कपड़े थे उसे यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट के जो रास्ते से ले जाता था सूती का कपड़ा उसको यूरोप में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कैल्को, ऑप्शन बी कैलिको या ऑप्शन सी कोटैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा कैलिको। तो वहाँ पे इसको क्या कहा जाता था? तो वहाँ पे इसको कैलिको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह किसके साथ जो संघर्ष हुआ और उसमें मारा गया था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह वह जो है पुर्तगाली के साथ संघर्ष में मारा गया था। कब? तो 1537 ईस्वी में।
तो गुजरात का शासक कौन था? तो बहादुर शाह 1537 ईस्वी में जो है गुजरात जो बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते हुए पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया था। कब? तो 1537 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अपने शासन के दौरान अंग्रेज जो है किसानों को आसाम में जो है क्या चीज़ उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी गेहूँ। तो जो अंग्रेज का किसान थे, अंग्रेज जो है किसान को असम के क्षेत्र में क्या चीज़ उगाने के लिए जो है मजबूर करते थे? तो चाय की खेती करवाते थे। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति, राजस्व और कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत उपाय में सहारा लिया गया था, जिसमें बंगाल में जो है जूट, बंगाल में क्या चीज़ के लिए मजबूर किया? तो जूट के लिए। वहीं असम में जो है चाय के लिए और गन्ना संयुक्त प्रांत में, गन्ना कहाँ? तो संयुक्त प्रांत में। और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। अब जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा कि बंगाल में किस चीज़ का जो है उत्पादन पर जोर दिया? तो जूट के उत्पादन पर। वहीं असम की बात करें तो असम में चाय पर और गन्ना जो है संयुक्त प्रांत में और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया करते थे? तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जो है देख चुके होंगे कि जो अपने शासन के दौरान अंग्रेज ने किसानों को कहाँ? तो मद्रास में। तो मद्रास में अभी अब डिस्क्रिप्शन में देखें कि चावल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। कहाँ? तो मद्रास में। वहीं कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में आपका जूट के उत्पादन के लिए मजबूर करते थे और असम में चाय के लिए। वहीं गन्ना आपका संयुक्त प्रांत में गन्ना के लिए मजबूर किया करते थे। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की विस्तार करने हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग में किए जाने अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने और ब्रिटेन को निर्यात हेतु कृषि से अधिक शोषण शामिल रहा, जिसमें जो है आय के साथ साथ फसलों का उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। विदेश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार जो है कृषि में फसल को उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। वहीं पंजाब के क्षेत्र में आपको गेहूं के लिए मजबूर किया जाता था। महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास के लिए और मद्रास में चावल की खेती के लिए जो है मजबूर किया करते थे। अब यूरोपीय कंपनियों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट जान लेते हैं। यूरोपीय कंपनियां ऑनलाइन परीक्षा 2016 में सब पूछा हुआ है कि जो है कि बक्सर का युद्ध आपका कब होता है? तो बक्सर का युद्ध आपका होता है 1764 ईस्वी में। वहीं प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध आपका होता है 1757 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो जो सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया किसने? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग का खोज किया था। वह कौन था? तो वह था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यह खोज किया था। भारत की तरफ आने वाला जो समुद्री मार्ग की खोज है वह किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था। वाडिवस के युद्ध में जो इंग्लिश सेना का नेतृत्व, इंग्लिश जो सेना था, अंग्रेज सेना, इसने किसको हराया था? तो जो वाडिवस का युद्ध होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसमें फ्रांसीसी की हार होती है। वाडिवस का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने पांडिचेरी प्राप्त किया था, बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि नील मसाला मलहम सूती वस्त्र में से निम्न किस वस्तु का जो है किस वस्तु ने यूरोप को जो है भारत कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये सब जो चीज़ है इसमें से जो मसाला है तो मसाला के लिए जो है यूरोप को भारत व्यापार के लिए जो है प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? वह था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के जो है प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पहली बार अपना उपस्थित हुई थी 1608 ईस्वी में। कब? तो 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने अपने जो है शासन के दौरान जो है अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर किया करते थे? तो जो अंग्रेज जो है वह
किसानों को पंजाब के क्षेत्र में आपका गेहूँ उगाने के लिए मजबूर किया करता था। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना और कहाँ में अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। तो जो फ्रांसीसी हैं तो फ्रांसीसियों द्वारा अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया था। वहीं दूसरी की बात करें तो मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशजों को क्या कहा जाता है? जो श्रीलंका है उसमें डच और जो पुर्तगाली उपनिवेशवादियों का वंशज था उसे बुर्गेर कहा जाता था। कौन सा जो है पुर्तगाली नेता? ब्लू वाटर पॉलिसी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है कि किसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरू किया था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा किया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आ गया है क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब प्लासी का युद्ध होता है इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किस गुरु ने खालसा का शुरुआत किया था? जो खालसा का शुरुआत करता है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो जो है लॉर्ड क्लाइव है उसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो जो टीपू सुल्तान थे वो आपका मैसूर राज्य का जो है शेर कहा जाता है कि मैसूर का शेर आपका टीपू सुल्तान को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध है आपका 1757 इसमें लड़ा जाता है। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो जो महाराजा रणजीत सिंह था इसका राज्य की जो राजधानी थी आपका लाहौर में थी। कहाँ पर? तो लाहौर में। देखते हैं कि किस खालसा जो नेता था किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। जो खालसा सेना है यह किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो जो खालसा सेना है आपका रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी खालसा सेना। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो जो सिख के 10वें गुरु था गुरु गोविंद सिंह आपका गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो जो गुरु अर्जुन देव है ये आपका सिखों के 5वें गुरु होते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहाँ है? आपका पटना साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थापित है? तो जो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है आपका नांदेड़ नामक स्थान पर है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो जो गुजरात राज्य है इसमें जो है पहली बार जजिया कर जो लागू किया था और अहमद शाह प्रथम के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड मिल्टन ने अमृतसर की संधि कब किया था? 1809 ईस्वी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो जो लॉर्ड मिंटो है इसने अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था इसके ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास जो है किसे भेजा था? तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस युद्ध में जो है पूरी तरह से पराजित कर दिया था? तो जो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है पराजित किया था। हम्पी आपका किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो जो टीपू सुल्तान के पिता हैं ये आपका हैदर अली होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में मैसूर के विरुद्ध बीच कुल जो है 4 युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि मैसूर के युद्ध में जो है किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? तो जो मैसूर के युद्ध होता है उसमें कौन सा युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिर में विजय प्राप्त हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें इंग्लैंड को जो है पूरी तरह से अपना जो है विजय प्राप्त हुआ। सिख गुरु हरकिशन किसके जो है उत्तराधिकारी थे? तो जो हरकिशन है गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी थे। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था? तो वह कौन सा शासक था बंगाल का जिसने उड़ीसा का एक भाग जो है मराठों को दे दिया था? तो वह था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल का वह शासक था जो उड़ीसा के एक भाग को मराठों को दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1905 ईस्वी से पहले ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो जब 1905 ईस्वी की बात करें
तो 1905 ईस्वी से पहले जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत आपका बंगाल हुआ करता था। ब्रिटिश ने राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ? तो जो ब्रिटिश को जो राजनीतिक शक्ति है आपका प्लासी के युद्ध के बाद जो है प्राप्त हुआ। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो जो अमृतसर की आधारशिला रखी थी आपका गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था अमृतसर की आधारशिला। तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का जो स्थापना है आपका किया गया था 1699 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है 1699 ईस्वी में की गई थी। इसके द्वारा जो है पाहुल प्रणाली को भी दीक्षित होने वाला यह पहला खालसा कहा गया। अब गुरुपद को जो है समाप्त कर दिया गया था और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख के रूप में गुरु का स्थान प्राप्त कर दिया गया था। नहीं देखते हैं कि अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो अकाल तख्त है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद के द्वारा। जो गुरु हरगोविंद थे जो कि सिख के छठवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद इसी ने ही अकाल तख्त का स्थापना किया था और इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू प्रजाति के रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का भी निर्माण किया था। तो यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि लोहगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो लोहगढ़ किला है इसका निर्माण हरगोविंद के द्वारा किया गया था और इसने अमृतसर की रक्षा के लिए ऐसा किया था। नहीं सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म कौन सा स्थान पर हुआ था? तो जो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है आपका कहाँ होता है? तो तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म होता है। तो गुरु नानक का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी जिसको ननकाना साहिब कहते हैं 1469 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम त्रिवता देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गुरु नानक देव है इसके ऊपर में क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे। इसका जो जन्म है आपका तलवंडी नामक स्थान पर होता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो है आपका कौन होता है? तो जो गुरु नानक का उत्तराधिकारी होता है वो आपका दूसरे से गुरु अंगद होता है और इन्होंने खादुर में गुरु की गद्दी बनाई। कहाँ पर? तो खादुर में गुरु की गद्दी बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वह कौन सा सिख गुरु था जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है सच्चा बादशाह कहा था। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदिग्रंथ का स्थापना किया था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने आदिग्रंथ का स्थापना किया था। कब? तो 1604 ईस्वी में। और खुसरो को समर्थन देने के कारण ही जहांगीर ने इसे मृत्युदंड दिया था 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जो सिखों के अंतिम गुरु होते हैं आपका कौन होता है? तो सिखों का अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरुपद जो है 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो राजधानी थी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया था? तो जो रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी आपका लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी आपका कहाँ था? तो ऑप्शन ए अमृतसर जो इसका धार्मिक राजधानी हुआ करते। तो रणजीत सिंह के आपको दो राजधानी पता हो गए। पहला आपका लाहौर जो कि राजनीतिक राजधानी थी और धार्मिक राजनीति आपका अमृतसर हुआ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी आपका लाहौर में थी, वहीं इसकी धार्मिक राजनीति की बात करें तो धार्मिक जो राजधानी था आपका अमृतसर थी और इनका शासनकाल जो है रणजीत सिंह का था 1797 से 1839 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं कि रणजीत सिंह को राजा का उपाधि जो है आपका कौन सा शासक के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए दीवान शाह, ऑप्शन बी लॉर्ड लेक, ऑप्शन सी जमान शाह या ऑप्शन डी कश्मीर के राजा। तो जो रणजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो ऑप्शन सी जमान शाह के द्वारा यह उपाधि दिया गया था रणजीत सिंह को। तो आज की क्लास यहीं तक रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो है क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन और कंटेंट आपको तुरंत मिल सके।
हमारे चैनल पर आपको ग्रुप डी एनटीपीसी के सारे जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे अपना आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और आप जो है सभी प्लेलिस्ट को देखकर अपना ग्रुप डी या एनटीपीसी में अपना एक स्थान फिक्स कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।